नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा एकादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 2 के भाग 2 जिसका प्रकरण है जगत प्रोटिस्टा, यानी हम पंच जगत प्रणाली के अंतर्गत दूसरे जगत प्रोटिस्टा का अध्ययन इस प्रकरण में करेंगे। जगत प्रोटिस्टा इसके अंतर्गत सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, यानी जितने भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव एक यूकैरियोटिक कोशिकाएं पे होती हैं जो पूर्णतः परिपक्व कोशिकाएं होती हैं, जिसमें सभी कोशिकांग पूर्ण रूप से परिपक्व व्यवस्थित पाए जाते हैं। तो सभी एक कोशिकीय जो यूकैरियोटिक है वो इसी जगत में रखे गए हैं, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई, क्योंकि एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा हैं वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है, यानी ठीक प्रकार से जीवों को रखने का सिस्टम वैज्ञानिक नहीं बना पाए। कोई कहता है कि ये प्रकाश संश्लेषण करने वाला प्रोटिस्टा जीव है, तो कोई कहता है ये तो एक पादप है। तो इसके अंतर्गत यह भिन्नता नहीं कर पाए कि इसको पादपों के साथ रखा जाए या प्रोटिस्टा जगत में रखा जाए। जैसे क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, अवपंक कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को प्रोटिस्टा में रखा गया, यानी ये सभी प्रोटिस्टा में रखे गए। जबकि देखा जाए तो इनके समूह अलग अलग हैं, लेकिन सभी को इसके साथ ही रखा गया। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। अगर देखा जाए तो ये प्रोटिस्टा के जो सदस्य हैं वो सारे जलीय अवस्था में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक होता है और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी पाए जाते हैं। जैसा कि प्रोकैरियोटिक में हमने चर्चा की थी कि उनके अंतर्गत झिल्लीबद्ध कोशिकांग और सुसंगठित केंद्र का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका परिपक्व कोशिका होती हैं उसमें ये सारे अंग उपस्थित होते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कशाब और पक्षमावी पाए जाते हैं। जैसे धागीनुमा संरचना अगर लंबी पाई जाती हैं, संख्या में 1 या 2 हो तो उसे हम कशाब यानी फ्लैजिला कहते हैं, और संख्या में बहुत ज़्यादा और आकार में छोटे हैं तो उन्हें हम पक्षमाव सीलिया कहते हैं। ये जगत प्रोटिस्टा के जीवों में पाए जाते हैं। ये अलैंगिक और कोशिका संलयन के द्वारा और युग्मनस जाइगोट बनने की क्रियाविधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। अलैंगिक जन्म भी करते हैं जिसमें कोशिका संलयन है, और युग्मनस का निर्माण बनने की विधि द्वारा ये लैंगिक जनन करते हैं, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो इसके द्वारा कोशिका का संलयन होता है, या आपस में युग्मक मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। तो इस विधि द्वारा लैंगिक जनन भी करते हैं। क्राइसोफाइट इस समूह के अंतर्गत डाइटम, सुनहरे शैवाल ये सारे इस समूह में आते हैं। ये स्वच्छ जल और लवणीय पर्यावरण दोनों पाए जाते हैं, यानी मीठे पानी मिलेंगे और समुद्री खारा पानी मैराइन वाटर जो होता है उसमें भी मिलते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और जलधारा के साथ निश्चेष्ट रूप से बहते हैं, यानी छोटे होते हैं और पानी के साथ बहते रहते हैं। डाइटम में कोशिका भित्ति साबूदाने की तरह होती हैं और इसी के अनुरूप इसमें अतिच्छादित कवच बनाती है, यानी कोशिका भित्ति जो बाहर के आवरण के रूप में होती है वो कवच के रूप में पाई जाती हैं। इन भित्तियों में सिलिका होती है जिस कारण ये नष्ट नहीं होते, यानी सिलिका की मात्रा उपस्थित होने के कारण कोशिका की जो भित्तियाँ होती हैं वो नष्ट नहीं होती। इस प्रकार मृत डाइटम अपने परिवेश यानी जहाँ वो रहता है, डाइटम जहाँ पाए जाते हैं उस स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं, संग्रह हो जाते हैं, और करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डाइटमी मृदा कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि डाइटमी मृदा क्या है, किससे बनती है। तो इन जो भित्तियों वाले पदार्थ होते हैं जिसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है
और इन डायटम में क्राइसोपैट समूह के जीवों में पाए जाते हैं। तो इनकी कोशिका भित्तियों में सिलिका की उपस्थिति के कारण ये इकट्ठा होने से डायटम मृदा बन जाती है। कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यन यानी जो सिरप बनती है उसके निस्यन में भी इसका प्रयोग करते हैं। पॉलिश करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और तेलों के निस्यन में भी इसका रिफाइन वगैरह बनाने में काम में लेते हैं। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। क्राइसोपैट समूह के जीव समुद्र के मुख्य उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। अब है डायनोफ्लैजिलेट। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। समुद्र में रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन भी बनाते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पर ये पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। यानी ये सभी प्रकार के वर्णक इनमें विद्यमान होते हैं, जिस कारण ये पीले रंग के हो सकते हैं, हरे रंग के, भूरे रंग के, नीले या लाल रंग के भी दिखाई देते हैं। जैसा वर्णक होता है उसी के अनुरूप इनका रंग दिखाई देता है। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएँ पाई जाती है। यानी कोशिका भित्ति जो होती है उसके ऊपर सेलुलोज के आवरण की पट्टिकाएँ उपस्थित होती हैं। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में दो कशाब होते हैं। कशाब मतलब फ्लैजिला, दो लंबे लंबे धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसमें एक लंबवत और दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच में खांच के रूप में उपस्थित होता है। दो होते हैं अलग अलग, एक लंबवत रूप से पाया जाता है, दूसरा उसके अनुरूप होता है, अनुप्रस्थ रूप से पाया जाता है। प्राय लाल डायनोफ्लैजिलेट के अंदर यानी कि संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल रंग का दिखाई देने लगता है, यानी लाल तरंगें दिखाई देती हैं। इतनी बड़ी संख्या के जीव या इतनी बड़ी संख्या के जीवों से निकले जीव विष के कारण मछली अथवा अन्य समुद्री जीव भी मर जाते हैं। उदाहरण के लिए गोनियोलैक्स। तो ये लाल फ्लैजिलेट्स जो होते हैं, लाल डायनोफ्लैजिलेट, इनकी संख्या में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है कि जिससे पानी भी लाल दिखाई देता है। और इनकी संख्या बढ़ने की वजह से ये एक जीविस के रूप में कार्य करते हैं, जिससे समुद्री जीवों का जीवित रहना मुश्किल होता है। तो ये उदाहरण के रूप में गोनियोलैक्स, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, ये एक डायनोफ्लैजिलेट की संरचना दी हुई है और इसमें ये फ्लैजिला दिखाई दे रहा है, देखिए धागेनुमा। तो ये डायनोफ्लैजिलेट जीव हैं। अगला है यूग्लिनॉइड। इनमें से अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी होते हैं, जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। यानी ये पानी, बहते हुए पानी में नहीं मिलेंगे, ये स्थिर जल में मिलेंगे। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पाई जाती है, जिसे हम पेलिकल कहते हैं, और जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। यानी बाकी वाले जीवों में कोशिका भित्ति होती है, इसमें उसके स्थान पर प्रोटीन युक्त पदार्थ की पेलिकल नामक परत होती है, जो इसको लचीला बनाती है, जीव को, कोशिका को लचीला बनाती है। इनमें दो कशाब होते हैं, जिनमें एक छोटा और दूसरा लंबा होता है। और यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर और पोषण प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी ये दो प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं। सूर्य प्रकाश उपस्थित हैं तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे और भोजन बनाएंगे, और सूर्य का प्रकाश नहीं मिलने पर ये दूसरे सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनका शिकार करके अपना पोषण या भोजन प्राप्त करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। उदाहरण के लिए यूग्लिना, यानी जो इसमें वर्णक होते हैं वो बड़े पादपों में पाए जाते हैं, उसी के अनुरूप, जैसे क्लोरोफिल है वगैरह, तो उन वर्णकों के अनुरूप इसमें वर्णक पाए जाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। यूग्लिना की संरचना इस प्रकार दिखाई दे रही है, और इसमें ये फ्लैजिला धागे की टूम संरचना दिखाई दे रही है। एक भी होते हैं, दो भी होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, और ये केंद्रक है। बाकी के जो भी कोशिकाएं दिखाई दे रहे हैं इसमें। अगला है अवपंक कवक। अवपंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा होते हैं। ये सड़ती हुई टहनियों, पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का अपक्षण करते हैं। यानी
ऐसे पदार्थ जो जैविक रूप से और या सड़े गले पदार्थ होते हैं उनके ऊपर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको मृतपोषी प्रोटिस्टा भी कहते हैं। कई बार प्रश्न भी पूछ लिया जाता है मृतपोषी प्रोटिस्टा किसे कहा जाता है, तो अपंग कवक। फिर अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह बनाकर प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। यानी तो परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं तो ये प्लाज्मोडियम की संरचना ग्रहण कर लेते हैं, यानी एक के ऊपर एक, और जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है, यानी लंबाई में ये 1 से 2 फीट तक ही बन सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। जब परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती है तो ये प्लाज्मोडियम की संरचना बिखर जाती है और ये बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का प्रक्षेपण वायु के साथ होता है, यानी जैसी वायु का बहाव होता है उसी के साथ ये बीजाणु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ये अपंग कवक का डायग्राम है जिसमें ये संरचना दे रखी है। अगला है प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं, यानी जितने भी प्रोटोजोआ के जीव हैं वो सारे परपोषी होते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और इन्हें हम परजीवी भी कह सकते हैं, शरीर के अंदर भी रहते हैं, शरीर के बाहर भी हो सकते हैं, और परभक्षी भी कह सकते हैं, यानी परभक्षण द्वारा अपना भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी है, यानी शुरुआत के जीव हैं। प्रोटो यानी सबसे पहले धरती पर जो आने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूह में बांटा जा सकता है, यानी इसके 4 समूह बनाए गए हैं। अमीबीय प्रोटोजोआ ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल और नम मृदा में पाए जाने वाले होते हैं। अमीबीय प्रोटोजोआ कहलाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, और गीली मिट्टी होती है उसमें भी पाए जाते हैं। अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। जैसा अमीबा का हमने अध्ययन किया है तो कूटपाद जो होते हैं, यानी जिधर जीवद्रव्य ज़्यादा है उधर के कूटपाद निकलते हैं, स्यूडोपोडिया, जिसकी सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका का कवच पाया जाता है। जो इनके समुद्री इनके प्रकार होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं उनके ऊपर सिलिका का आवरण पाया जाता है। इनमें से कुछ जीव एंटी अमीबी परजीवी होते हैं जो एंटी अमीबी के रूप में पाए जाते हैं। अब है कशाबी प्रोटोजोआ, यानी जिनके ऊपर फ्लैजिला पाया जाता है। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद और परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कशाब पाया जाता है, यानी लंबी लंबी धौंकीनुमा संरचना पाई जाती है। और परजीवी कशाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण जिनसे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी उत्पन्न होती है, यानी ये बीमारी फैलाने का काम करते हैं। ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस जो एक इस कशाबी प्रोटोजोआ की प्रजाति है जो निद्रालु व्याधि फैलाती है, बीमारी फैलाती है, जिसके शरीर में होने पर व्यक्ति को नींद ज़्यादा आती है। पक्षमा भी प्रोटोजोआ जिसके ऊपर पक्षमा पाए जाते हैं, यानी धागेनुमा छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, संख्या में बहुत ज़्यादा होती हैं। पक्षमा सीलिया जिसे बोलते हैं। ये जलीय और अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी होते हैं क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमा या सीलिया उपस्थित होते हैं, तो ये गति भी तेज करते हैं। इनमें एक गुहा ग्रशिका होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है, यानी कोशिका जो होती है उसकी सतह के जस्ट समीप ग्रशिका होती है गुहा के रूप में जो बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमाओं की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन ग्लैट, जिस प्रकार हमारी आहार नाल होती है उस पर इनमें ग्लैट होती हैं, उनके अंदर भोजन को भेज दिया जाता है। उदाहरण के लिए पैरामीशियम, यानी जो भोजन जल में उपस्थित होता है तो पक्षमाओं की लयबद्ध गति के द्वारा भोजन ग्लैट की तरफ भेजा जाता है जो शरीर में अंदर ग्रहण कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए पैरामीशियम चित्र से स्पष्ट है। पैरामीशियम में और लंबी लंबी छोटी धागेनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। पैरामीशियम में देखिएगा सूक्ष्म धागेनुमा संरचनाएं ये लेयर के रूप में विद्यमान है। इसे हम
सीलिया कहते हैं, पक्षमाप कहते हैं। अगला है स्पोरोजोआ। इस समूह के जो जीव होते हैं वो विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था हो जाती है, यानी ये दूसरे में और संक्रमण कर सकते हैं और इन्फेक्शन फैला सकते हैं। इनमें सबसे कुख्यात जो हैं वो है प्लाज्मोडियम, यानी मलेरिया का परजीवी। इसकी विभिन्न जातियाँ होती हैं जो अलग अलग प्रकार का मलेरिया फैलाने का कार्य करती हैं, जिसके कारण मानव में आघात पहुंचाने वाला प्रभाव भी पड़ा है। यानी इस मलेरिया नामक दुर्गम बीमारी से मानव जाति काफ़ी प्रभावित रही है। हालांकि अभी तो इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया है, फिर भी इसकी कुछ जातियां काफ़ी हानिकारक हैं। अब हैं इस प्रकरण से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। पहला है प्रोटिस्टा जगत में किसको रखा गया है, इसको आपको आंसर इसका बताना है। यानी वे सारे यूकैरियोटिक प्राणी जो एकोशिक होते हैं, जो उनको सबको इसी में रखा गया है। फिर है डायटमी मृदा किसे कहते हैं, चर्चा हमने की है प्रकरण में, तो आपको उसका आंसर देना है। समुद्र की तरंगें लाल होने का कारण बताइए, यानी समुद्र का पानी लाल होने की वजह क्या होती है, प्रभाव भी हमने इसके पढ़े हैं। यूग्लिनॉइड में पोषण किस प्रकार होता है, इसके बारे में बताना है। यानी दो प्रकार होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी होता है और प्रकाश संश्लेषण के सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश नहीं मिल रहा है या सूर्य का प्रकाश नहीं मिलना है तो उसके कारण दूसरा प्रकार का भी पोषण होता है, जिसमें ये दूसरे जीवों को शिकार के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो ये अभ्यास प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।